नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज हम 6 मई 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं रेट हाइक बाय बैंक्स। फिर हाई पावर डिमांड को लेकर भारत सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। राजनाथ सिंह साहब का डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट 75 डिजिटल बैंक्स। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। प्लीज़ डू शेयर इट नाउ, शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ डू शेयर इट एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल शेयरिंग मैटर्स, राइट? डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, आप बस शेयर कीजिए, राइट? आप एक जन को शेयर करेंगे, वो किसी और को शेयर करेंगे, राइट? तो इट विल ग्रो लाइक ए चेन रिएक्शन एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। दैट्स हाउ वी कैन मेक दिस सीरीज सस्टेनेबल। ठीक है, रेट हाइकिंग। नाउ डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को हाइक किया। रेपो रेट वो एक रेट होता है जिस पर एक इंटरेस्ट रेट आप समझ लीजिए। शॉर्ट टर्म फंड्स अगर बैंक्स को चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उनको मिल सकता है, लेकिन एक अलग से रेपो रेट जो या फिर एक इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। सो रेपो रेट इज द रेट at which the RBI gives short-term funds to banks. ICICI बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सभी ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज किया है ऑन न्यू लोन्स बाय 40 बेसिस पॉइंट। एंड आई एम श्योर यू नो कि रेपो रेट फिलहाल कितना है, 4.4%। ये कितना था? 4% था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 0.40% इंक्रीज किया। तो यहाँ पर बैंक्स ने भी 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% उन्होंने भी इंक्रीज कर दिया। अब रेपो रेट को क्यों इंक्रीज किया गया? ऑफ कोर्स टू टेम या फिर कंट्रोल राइजिंग इन्फ्लेशन। जब पैसों का फ्लो बढ़ गया और एक तरफ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया, तो पैसों के फ्लो को थोड़ा कम किया जाए तो पैसों की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से, रेपो रेट को इंक्रीज करने से यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी। तो दिस इज हाउ इट इज डन और दिस इज वाई इट इज बीन डन। अदर लेंडर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सूट। दूसरे जो बैंक्स हैं वो भी ये ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी। और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा यानी कि लोन्स जो हैं, सारे रिटेन लोन्स, आपकी कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, सारी लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएगी और जो नॉन डिस्क्रिशनरी गुड्स हैं उनकी डिमांड ड्रॉप होगी। तो इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगी। पिछले 2 सालों से इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी तक का सबसे कम था और अब ये कहा जाता है कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो ऐसे ही कंट्रोल के बाहर रहा तो टोटल 200 बेसिस पॉइंट यानी कि टोटल 2% जितना हाइक हमें देखने को मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर मैंने एक वीडियो बनाया है वो आप ज़रूर देखें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये जो रेट हाइक है इसकी इम्पैक्ट और सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हैं। हाई पावर डिमांड, समर का टाइम चल रहा है ऑफ कोर्स, और पावर की डिमांड तो रहेगी ही ज़्यादा क्योंकि एयर कंडीशंस को यूज़ किया जा रहा है, फैंस जो हैं वो ऑन हैं, राइट, कूलर्स ऑन हैं, तो पावर की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 11 जो है इसको इन्वॉक किया, इसको एक्टिवेट कर दिया है। और सेक्शन 11 यह कहता है कि मीन्स विल टॉक अबाउट इट एज वेल, लेकिन ये जो सेक्शन 11 के तहत सरकार ने क्या कहा कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड कोल्स मंगवा कर जो काम कर रहे हैं, तो उनको पावर जनरेशन को फुल कैपेसिटी में
पावर को पैदा करना है। इसमें किसी भी प्रकार की ब्रेक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब सेक्शन 11 जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं, तो भले ही आप बाहर से कोल मंगवा रहे हो, जो भी हैं, कोल की कीमत बढ़ गई, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन सरकार अगर आपको कहे कि आपको प्रोडक्शन करना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको सरकार के डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट सेक्शन 11 इज़ ऑल अबाउट। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि समर का टाइम है, और ये कहा जाता है कि समर में जो हाई पीक डिमांड है ये 220 गीगावाट जितनी हो सकती है। तो अगर ऐसे समय में जब पावर कट होगा तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन, मीन्स दोपहर के टाइम पर किसी भी राज्य में, लेट्स से कि गुजरात में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पावर कट हो गया, तो लोगों को बहुत तकलीफ होगी, राइट। सबसे पहले लोग क्या करेंगे? लोग सरकार को सरकार के बारे में बहुत भला बुरा बोलने लगेंगे, और सरकार को एक प्रकार से सरकार से नफरत होने लगेगी अगर ऐसा बार बार हुआ तो, राइट। दूसरी चीज़ कि एक तो लोगों को तकलीफ बढ़ेगी, लोगों का जो एक प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। दूसरी चीज़, आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, आपकी जो ऑफिसेज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें भी एक ड्रॉप देखने को मिलेगा प्रोडक्टिविटी में, और इन्वेस्टमेंट भी कम आ सकता है अगर बार बार इलेक्ट्रिसिटी के इश्यू आपके राज्य में चल रहे हैं तो दिस इज़ द थिंग। और फिर इलेक्शन के टाइम पर भी ये काम, तो एक सरकार चलाना इट्स नॉट दैट ईजी, यू हैव टू मेंटेन सो मेनी थिंग्स। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो आपको फिर ज़्यादा प्रोडक्शन भी करवाना पड़ेगा, भले ही लॉसेस क्यों ना हो, यू हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अब तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हम सह ना सके उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ हीट वेव एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स। The plants will supply power in first instance to power purchase agreement holders. जिन्होंने पावर परचेज का एग्रीमेंट किया है, तो सबसे पहले उनको पावर मिलेगा, और उसके बाद जो सरप्लस पावर है, एक्स्ट्रा पावर जो है, वो पावर एक्सचेंजेस में दिया जाएगा, और पावर एक्सचेंज से गुजरात, बिहार एक्सेट्रा जो भी राज्य हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फिर खरीद सकते हैं वहाँ से। इम्पोर्ट्स फॉर सिक्योरिटी, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, इस चीज़ से भारत को एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला है, और लेसन ये है कि इंडिया कैन नॉट डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट इट्स सिक्योरिटी नीड्स। चलो आज हम रशिया से सामान मंगवाते हैं, हम फ्रांस से रफाल जेट्स मंगवाते हैं, दूसरी आइटम्स मंगवाते हैं, वो टेम्पररी बेसिस पर या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, चलो ठीक है। लेकिन अभी तक देश जब से आज़ाद हुआ और पिछले कुछ सालों तक देखे तो एक जो पैटर्न आ रही थी कि सारी चीज़ें हम इंपोर्ट ही करते थे, अब ये चीज़ जो है वो काम नहीं कर सकती। इनफैक्ट ये युद्ध और इन सारी चीज़ों की वजह से जो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। हमने देखा कैसे फ्यूल को लेकर हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। तो राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए आपको इन सारे प्रोडक्ट्स में, खास करके डिफेंस के प्रोडक्ट्स में, एनर्जी में, इन सारी चीज़ों में सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी सिचुएशन, दिस इज़ अ बिग लेसन फॉर अस कि फ्यूचर में अगर किसी भी देश में कोई इश्यू चल रहा है तो इसकी इम्पैक्ट हमारे देश पर हो रही है। अचीविंग सेल्फ रिलायंस वॉज एसेंशियल फॉर सेफ गार्डिंग सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, ये राजनाथ सिंह साहब ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो अब नेट इम्पोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनना चाहता है फ्यूचर में। धीरे धीरे हम स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा स्टेप सरकार ने लिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर छोटी बड़ी सारी कंपनीज जो हैं वो डिफेंस के अलग अलग देशों की कंपनीज के साथ जब मिलकर डिफेंस के प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनाएगी तो सबसे इम्पोर्टेंट उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हमारे देश में वो एक्सपर्ट्स पैदा होंगे या फिर वो और ज़्यादा रिफाइन होंगे, और फिर नई कंपनीज हमारे देश में भी, नई ब्रांड्स जो हैं वो हमारे देश में भी हम खोल सकते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ लेट्स से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो एक वक्त था जब हम फॉरेन की कार्स जो हैं वही भारत में आती थी, फिर धीरे धीरे मारुति सुजुकी का टाई अप हुआ, इट्स अ बिग सक्सेस स्टोरी ऑफ कोर्स। उसके बाद धीरे धीरे टाटा, महिंद्रा, आज देखिए महिंद्रा और टाटा की कार्स जो हैं वो कितनी रिफाइंड है, कितनी एडवांस्ड कार्स वो बना रहे हैं।
तो ग्लोबल कार्स को डायरेक्टली compete कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हमारी कंपनीज compete करेगी फ्यूचर में। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं देश के लिए। जॉब्स जनरेट होगी, पैसा यहाँ पर रहेगा, हार्ड एंड डॉलर बाहर नहीं जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भारत का जो डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है DEPA, तो इसकी काफ़ी तारीफ की और ये भी कहा है कि इस प्रकार का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इससे एक देश लीप फ्रॉग यानी कि एक बड़ा जंप लगा सकता है। अब देखिए हमारे देश में आई गिव यू जस्ट वन एग्जांपल ऑफ जनधन, और ये जनधन अकाउंट हैं, फिर आधार हैं, जाम बेसिकली, नॉट जस्ट जनधन बट जाम ट्रिनिटी जिसको कहते हैं, राइट। तो ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सो दिस इज़ अ ट्रायंगल हियर, राइट। तो यहाँ पर है आपका जनधन बैंक अकाउंट, दिस इज J फॉर जनधन, दिस इज A फॉर आधार एंड दिस इज M फॉर योर मोबाइल फ़ोन। तो क्या हुआ कि आधार कार्ड हमारे पास, मोबाइल फ़ोन सभी के पास मोस्टली हैं, राइट। फीचर फ़ोन भी हैं, गरीब जो ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके पास भी एक फ़ीचर फ़ोन है, कीपैड वाला फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन तो था लोगों के पास, फिर आधार कार्ड बना, और फिर आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए यू कैन ओपन योर बैंक अकाउंट। तो ये जैम ट्रिनिटी से हुआ ये कि सरकार के बहुत सारे लाभ जो हैं वो डायरेक्टली हम लोगों को दे सकें। और फिर ये मोबाइल में अपग्रेडेशन आया, लोगों ने फिर ये 2014 में जनधन जाम को लॉन्च किया गया, या फिर जाम की वजह से जनधन अकाउंट लॉन्च हुए, और फिर 2016-17 के बाद जिस प्रकार से 4G डेटा पेनिट्रेशन हुआ, तो लोग अब बहुत सारी चीज़ें लाइक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहाँ पर भी यू कैन डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से वो फिर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा पाएंगे और बैंक की लोन उनको मिलेगी। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे जो हैं वो हमारे देश में हुए हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, स्किलिंग, ये सारी चीज़ों में एक उछाल हमने देखने को मिला है, एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। तो इसी चीज़ को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की और इसकी काफ़ी प्रशंसा की है, और इस प्रकार की चीज़ों से जो जनरल पॉपुलेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 75 डिजिटल बैंक्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 15 अगस्त को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं वो लॉन्च कर सकते हैं। ये टोटली पेपरलेस यूनिट्स होंगे, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अवेलेबल होंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने ही कुछ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ओपन करने की परमिशन दी थी, और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर आप जाकर जो आपके नए डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं फाइनेंशियल और डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो बैंकिंग रिलेटेड, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो उनको आप यूज़ कर पाएंगे या फिर उनके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर ऐसे बैंक्स में 3 से 4 लोग होंगे जो धीरे धीरे करके जो न्यू यूज़र्स हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हाउ टू यूज़ इट, ये सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पर एक नया बदलाव, राइट, जो खास करके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, यू कैन सी हियर दिस इज़ फर्स्ट बट नॉट द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग। और धीरे धीरे ये जो बैंक्स की बहुत सारी जॉब्स जो हैं अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो रही है। जो अगर एक ब्रांच खोली जाती तो उसमें लेट्स से 10-15 लोग काम करते हैं, अब यहाँ पर 3-4 लोग जो हैं वो कस्टमर को सारी चीज़ें सिखा देंगे, राइट। तो यू कैन सी कि इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, Telegram, of course, and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Stay curious. Jai Hind.